इसलिए कि आज इस हॉल में जो बैठे हैं वो लोग उस मायने में उस दुर्दशा के शिकार नहीं हैं। इस हॉल में उस समाज की क्रीम बैठी है, उस समाज की और दूसरे समाज की। और मुझे एक जो चिंता है वो मैं साफगोई से आपके सामने रखूंगा, क्योंकि मैं मौके की तलाश कर रहा था कि इस चिंता को मैं किसके साथ साझा करूं। जो दलित समाज की दुर्दशा के बारे में इस पुस्तक में लिखा होगा, कई साथी कहते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से आती है। उस पर कभी और जब मुझे मौका मिलता है मैं बोलता रहता हूं। जो मेरी चिंता है वो दलित विमर्श के बारे में है। जो दलित समाज की सोच है उसका कल, आज और कल, उसके बारे में मैं एक बहुत लंबी चौड़ी सी बात एक ही कहूंगा, अलग अलग तरीके से, लेकिन कुल मिला के एक ही बात है। उसे आप ये भी कह सकते हैं कि एक दूसरे अम्बेडकर की खोज, जिसकी आज इस समाज को जरूरत है। जब दलित कल चिंतन के कल, आज और कल की मैं बात करता हूं तो मैं बहुत पुराने इतिहास से शुरू नहीं करता, मैं तो अपने जीवन की बात कर रहा हूं। 1980 में मैं जेएनयू में पढ़ता था। भारतीय राजनीतिक चिंतन पे कोर्स होता था। उस कोर्स में बाबा साहब अम्बेडकर का जिक्र नहीं था, क्योंकि उसे पढ़ाने लायक विषय नहीं माना जाता था। जाति के सवाल पर भारतीय राजनीति के जो कोर्सेज थे उसमें जिक्र किया जाता था, लेकिन जिस तरह उमाकांत भाई ने इशारा किया, हमें समझा दिया जाता था कि जाति दरअसल वर्ग का ही एक दूसरा नाम है। कास्ट इज क्लास, क्लास इज कास्ट, सो लेट अस फोकस ऑन क्लास। ये हमें ब्रॉडली बताया जाता था उस जमाने में। उस जमाने में जाति के सवाल पर बात करना अपने आप में साहस का विषय होता था। मेरी उस बारे में सोच बनी इस कारण से नहीं कि मेरे नाम के साथ यादव लगा है। मैं ये स्पष्ट कर दूं कि टेक्निकली मैं ओबीसी हूं, टेक्निकली इस लिहाज से कि क्योंकि यादव ओबीसी होते हैं तो हूं, लेकिन परिवार के संयोग की वजह से मुझे ओबीसी होने का जो डिसएडवांटेजेस थे वो बहुत कम झेलने पड़े, क्योंकि मैं 4th जनरेशन टीचर हूँ। तो मेरे परदादाजी टीचर थे, मेरे दादाजी टीचर, मेरे पिताजी टीचर, मेरी माँ टीचर। तो उस लिहाज से ये जो एक बहुत ही पिक्यूलियर एक फैमिली का एक एक्सीडेंट है, उस वजह से मुझे उस तरह के डिसएडवांटेजेस नहीं हुए। तो मेरी जाति के बारे में जो समझ बनी वो इस कारण से नहीं कि मेरा अपना जाति में जन्म का संयोग क्या है। बाद में जीवन में मैंने सोचा तो मुझे उस संयोग के काफ़ी निशान, खरोंच अपने जीवन पे भी दिखाई देते हैं, लेकिन वो बाद में सोच के, पहले नहीं बना। मेरी सोच बनी उस वैचारिक धारा की वजह से जिससे मैं जुड़ा। ये था लोहिया का समाजवाद की धारा। हमारे पास यहाँ अनुराधा जी बैठी हैं, मैं विजय प्रताप भाई को देख रहा हूँ, ये सब मेरे गोती भाई बहन हैं। इस लिहाज से हिंदुस्तान में जाति गोत का चक्कर है, तो विचारधारा में भी जाति और गोत चलता है। तो समाजवादी जाति थी और उसमें लोहियावादी गोत था। तो उस संस्कार की वजह से जाति के बारे में हम सब लोगों की समझ बनी 80 के दशक में कि जाति कोई पुरानी बात नहीं है, आज के हिंदुस्तान की एक प्रमुख हकीकत है जाति। ये सोच हमारी न जेएनयू से बनी, न सोशल साइंस से बनी, न व्यक्तिगत अनुभव से मेरी बनी, ये शुद्ध राजनीतिक संस्कार से बनी। इसलिए जब मैंने पढ़ाना शुरू किया तो बहुत जल्द ही पढ़ाना शुरू किया, यहाँ नहीं, चंडीगढ़ में, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में पढ़ाना शुरू किया, तो बहुत जल्द ही बामसेफ के लोगों से संपर्क हुआ। उस जमाने में बामसेफ एक होती थी, आज तो 36 हो गई हैं, पता नहीं लगता कौन किस फैक्शन में है।
उस जमाने में एक बामसेफ होती थी और 1987 से 91 92 तक 90 तक जब मंडल पे खूब बहस हुई, तब मैं उस जमानों में बामसेफ की बहुत मीटिंग्स में जाता था, एड्रेस भी करता था। और जब मंडल पे पहली बहस हुई देश में, तो उसमें हम सब लोगों ने बहुत जम के हिस्सा लिया, क्योंकि उस जमाने में तो देश के सारे समाजशास्त्री जिन्होंने अपना पूरा कैरियर इस देश में जाति ढूंढने में लगाया था, उन्होंने मंडल के जमाने में कहना शुरू किया कि ये जाति तो है ही नहीं, जाति के आधार पे मत करो रिजर्वेशन। मैंने कहा अपनी किताबें खुद पढ़ लो जो तुम पिछले 30 साल से लिख रहे हो। तुम बता रहे हो कि हिंदुस्तान के गांव में जाति के अलावा कुछ है नहीं, और अब तुम कह रहे हो कि ना ना रिजर्वेशन मत दो, जाति के आधार पे मत दो, और कुछ भी कर लो। तो तब से समझ बनी। तो एक वो दौर था 80 के दशक का जो मैं मानता हूं। सन 1989 के बाद एक बहुत बदलाव आया। बाबा साहेब का जो सेंटेनरी ईयर था, उससे मैं समझता हूं देश में एक बदलाव आया। उसका कारण सिर्फ बाबा साहब की सेंटेनरी नहीं थी, उसका कारण ये भी था कि सोवियत संघ का पतन हो गया था और हमारे काफी बुद्धिजीवियों को लगा कि अब जीवन में जो एक एंकर था वो गायब हो गया। तो बहुत सारे बुद्धिजीवियों को मैंने देखा, प्रगतिशील बुद्धिजीवियों को, कि वो एक खास तरह के लेफ्ट को छोड़कर अब वो बाबा साहब को भी गंभीरता से लेने को तैयार हुए। ये 89 के बाद मैंने अपनी आंखों के सामने सब बदलाव देखे। जेएनयू में भी शायद फिर बाबा साहब को पढ़ाना शुरू कर दिया गया, कोर्सेज में भी आ गया, किताबें भी लिखनी शुरू हो गई। और आज की हकीकत ये है, मैं पिछले 10 साल से एकेडेमिया से बाहर हूं, तो मैं वाकिफ हूं, मेरे प्रोफेसर साहब ठीक कर देंगे अगर मैं कुछ गलत बात कह रहा हूं तो। लेकिन आज ये सच नहीं है कि एकेडेमिया में, बुद्धिजीवियों की दुनिया में बाबा साहब का नाम नहीं लिया जाता हो। ये बात कतई सच नहीं। आज तो बहुत ज्यादा लिया जाता है। कई बार मुझे लगता है कि यार कुछ और काम भी किया करो। आज हाई एकेडेमिया में, सब जगह अखबारों में नहीं और इस देश की चेतना में तो अभी भी नहीं, लेकिन हाई एकेडेमिया में आजकल जाति का नाम लेना बहुत एक सामान्य बात हो गई। जाति का डिस्क्रिमिनेशन, इस चीज़ों के बारे में बहुत सामान्य चर्चा होती है। आजकल मैं देखता हूँ स्टूडेंट जैसे पीएचडी करते हैं, रिसर्च पेपर लिखते हैं, किताबें लिखते हैं, उसमें जिस तरह से मैं 80 के दशक में देखता था, हर चीज़ क्लास के बारे में होती। जहाँ क्लास का कोई मतलब नहीं होता था, तब भी क्लास को ठौंसा जाता था उसके अंदर। वो एक ज़माने का इंटेलेक्चुअल चीज़ें एक फैशन पे चलती, वो एक चीज़ चल निकलती है। तो आजकल ये कहना गलत नहीं होगा कि आजकल का जो फैशन इस वक्त इंटेलेक्चुअल फैशन चल रहा है, उसमें बाबा साहब के बारे में बात करना, जाति के बारे में बात करना आज फैशन का हिस्सा बन गया है। और मुझे इससे डर लगता है। जैसे आज से 40 साल पहले इसकी चुप्पी से मुझे डर लगता था, आज इसके खास तरह के बोलबाले से भी मुझे डर लगता है। वो चुप्पी खतरनाक है, और जिस तरह का बोलबाला आज है वो हमें गलत दिशा में ले जा सकता है। ये चिंता मैं किसी पब्लिक मीटिंग में एड्रेस कर नहीं सकता, क्योंकि कोई मतलब नहीं होता वहां ऐसी बातें कहने का। लेकिन यहां कुछ साथी समझेंगे मेरी चिंता को, इस लालच में मैं अपनी बात रख रहा हूं। आज डॉक्टर अंबेडकर का खूब नाम लिया जाता है, लेकिन ले देकर उन्हें जाति के बारे में सोचने वाले बुद्धिजीवी पर रिड्यूस कर दिया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर इस देश के लोकतंत्र के पहले भाष्यकार थे। इस पर पता नहीं क्यों किसी का ध्यान नहीं जाता, क्योंकि ले दे के हमारे माइंड में ये सब चलता है। कुछ है इस देश के अंदर। कोई नहीं कहता कि पंडित नेहरू कश्मीरी पंडितों के नेता थे, कोई नहीं कहता। महात्मा गांधी गुजराती बनियों के नेता ना थे, ना कोई उनको कहता है। लेकिन चरण सिंह जाट नेता थे,
सरदार पटेल कुर्मियों के नेता बन रहे हैं और डॉक्टर अंबेडकर दलितों के नेता हैं। ये देश कुछ ना कुछ कर देते हैं हम इसको, मतलब इनका कदवत काट पाट के ठीक साइज में उनको फिट कर देते हैं कि भाई तुम यहां हो, यही तुम्हारी औकात है, तुम यहीं पे रहो। इससे मुझे डर लगता है कि उनका जो पूरा चिंतन है, उस चिंतन का जो व्यापक स्वरूप, आज की बातचीत में भी पुणे पैक्ट का जिक्र आया, कई बार आया, और वो एक एपिसोड है जिसको भुलाया नहीं जा सकता। उसको कैसे इंटरप्रेट करें वो हमारे हाथ में आज है। मैं अपनी बात को गांधीवाद और मार्क्सवाद के साथ क्या हुआ उससे इलस्ट्रेट करना चाहता हूं। मार्क्स का विचार था, 19वीं सदी में मार्क्स एक चिंतक थे, महत्वपूर्ण चिंतक थे, लेकिन जब तक सोवियत संघ उसके आधार पे बना नहीं और लेनिन ने मार्क्स के विचार को बिल्कुल एक नए स्वरूप में नहीं रखा, नहीं तो मार्क्स बस एक छोटी सी कहीं इतिहास की किताबों में दब के रह जाता। कोई मार्क्स को बहुत गंभीर, शायद कुछ इकोनॉमिक्स और फिलॉसफी वाले लोग मार्क्स को पढ़ते और कोई ना पढ़ता मार्क्स। लेनिन ने नई जान दी, लेनिन ने नई जान दी, नए स्वरूप से दिया। मैं उसका प्रशंसक कतई नहीं हूं, मुझे लगता है लेनिन ने कई मायनों में मार्क्स के विचार को खत्म कर दिया, लेकिन जो भी हो उसको उन्होंने एक नई जान दी, आगे बढ़ाया। फिर उसके बाद जब उस पर सोवियत संघ का पूरा साम्राज्य खड़ा हो गया, तो यूरोप के कई मार्क्सिस्ट लोगों ने उस साम्राज्य के विरुद्ध विद्रोह करते हुए मार्क्स के विचार को नई दिशा दी, न्यू लेफ्ट बना। यानी कि हर विचार अपने स्टार्टिंग पॉइंट से अलग होके उससे आगे बढ़ते हैं। जो आगे नहीं बढ़ते हैं वो खत्म हो जाते हैं। उसके लिए गांधी विचार देखिए, गांधीवादियों ने इस देश में क्या किया, गांधी बाबा की माला जपी, और गांधी विचार जो मेरे विचार से आज भी देश के लिए बहुत बड़ा क्रांति का सूत्र हो सकता है, वो बिल्कुल ठस विचार होके लगभग मर गया है इस देश में। क्यों? क्योंकि गांधी की पूजा करनी शुरू कर दी। पूजा, सत्संग, अर्चना, जो गांधी ने कहा ठीक है ये कर दो वो कर दो, तो गांधी के विचार में जो कुछ भी काम की बात थी वो खत्म हो गई। गांधी सरकारी नोट के ऊपर ठप्पे का विषय हो गया, और नौजवान लोग गांधी का नाम आते ही थोड़ा सा बेकार की बात कर रहा है, ये हम सब में आ गए। क्योंकि गांधीवादियों ने गांधी के शब्द से अलग होने की हिम्मत कभी नहीं दिखाई। एक व्यक्ति था गांधीवादियों में जिसने हिम्मत दिखाई थी, वो थे राम मनोहर लोहिया। उसने कहा था कुजात गांधीवाद, उसने कहा था मठी गांधी, मठाधीश गांधी, और लोहिया ने एक बार कहा था 3 तरह के गांधीवादी होते हैं, सरकारी गांधीवादी, मठाधीश गांधीवादी और कुजात गांधीवादी। ये सरकारी तो गांधी के दुश्मन है, और ये मठाधीश जो हैं ये गांधी की पूजा कर करके उसको मार देंगे। और सच्चा गांधीवादी वही है जो कुजात हो, यानी कि जो कि गांधीवादियों से डिसएग्री करता हो, गांधीवादियों से झगड़ता हो, गांधी की कई बातों को गलत कहने को तैयार हो, वही गांधी को आगे ले जा सकता है। मैं 2 उदाहरण इसलिए दिए हैं कि किसी भी वैचारिक विरासत को बचाए रखने का एक ही तरीका है, उसके शब्दों से चिपके रहने की बजाय उसके सार को लेके उससे आगे बढ़ना। कल मैंने एक चीज देखी जिससे मुझे हैरानी तो नहीं हुई, चिंता हुई। आरएसएस ने अब एक ऐसे चिंतक पैदा करने शुरू कर दिए हैं जो खुल के कह रहे हैं कि हम सावरकर में विश्वास नहीं करते, हम सावरकर के खिलाफ हैं, और वो आरएसएस के एजेंडा को कहीं ज्यादा आगे बढ़ा रहे हैं। तो आरएसएस ने भी ये बात समझ ली है। मेरा प्रश्न आप सबसे ये है कि अंबेडकरवादी ये बात कब समझे? डॉक्टर अंबेडकर अपने समय से आगे थे, ये बात इसमें कोई शक नहीं है, इसलिए उन्होंने जो बात 1950 में कही होगी रखी, आप समझ लीजिए। उस बात को अगर हम 2000 में समझे तो ठीक है, क्योंकि वो बंदा 50 साल आगे था, तो ठीक है। 2000 में तो आप कह सकते हो लगभग उन्होंने 1949 में जो भाषण दिया उसको आप 1999 का भाषण मान लीजिए, इतना वो समय से आगे थे। वो हमारा दोष नहीं है, वो जरूरत से ज्यादा फास्ट थे, हम क्या करें। चलो 1999 मान लो उनकी किताब को, 1999 में आप पढ़ना शुरू कर दो, लेकिन उसको भी तो अब 20 साल हो गए हैं।
हमें कुछ चीजों में उनकी सोच को आगे बढ़ाना होगा, कुछ बातों में उनके शब्दों से अलग होने का मोह, शब्दों से चिपके रहने के मोह को छोड़ना होगा, कुछ बातों में उनके विचारों को चुनौती देनी होगी। ये नहीं करेंगे तो अंबेडकरवाद का वही होगा जो गांधीवाद का हुआ। इसलिए मैं कहता हूं कि जब किसी की मूर्तियां लगनी शुरू हो जाएं, जब किसी की संसद में अच्छी फोटो लगनी शुरू हो जाए और जब हर सरकारी ओहदे पे बैठा व्यक्ति अपनी बात उस व्यक्ति को नमन करके शुरू करे, तो इसका मतलब समझिए मामला गड़बड़ है। अब अंत समय नजदीक आ रहा है। वो क्रांतिकारी के लिए बहुत खतरनाक चीज होती है जब उसका नाम हर सरकारी भाषण में आना शुरू हो जाए, और डॉक्टर अंबेडकर के साथ अभी शुरू हो चुका है। बचाने का क्या तरीका है? मैं 3-4 प्रस्ताव रखता हूं, आप सोचिएगा, गलत लगे खारिज कर दीजिएगा, नियत पे शक मत कीजिएगा, क्योंकि नियत पे शक करना बहुत छिछला बौद्धिक रेस्पॉन्स है। पहली बात मुझे अच्छा लगा, प्रोफेसर साहब ने खुद कह दी, प्रोफेसर शक्ति कुमार ने, लेकिन उन्होंने जिस भाषा में कही पता नहीं कितने लोगों को समझ आई होगी, इसलिए मैं उसे दोबारा कह देता हूं। आपने कहा कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस एंटरप्राइज, ब्रॉडली ये कहा। मैं सिंपल उदाहरण देता हूँ। दिल्ली में प्लम्बर है ना, जो ये अपना नल वल ठीक करते हैं, आपने कभी एक चीज नोटिस की, कितने ज्यादा प्लम्बर दिल्ली के उड़िया होते हैं? क्यों होते हैं? क्या उड़ीसा के अंदर कोई प्लम्बिंग के ऊपर कोई इंस्टीट्यूट खुला है? क्या उड़िया लोग जन्मजात प्लम्बिंग का काम करते हैं? कुछ भी ऐसा नहीं। बस केवल एक संयोग था कि उड़ीसा के एक खास, और बाद में तो मुझे पता लगा एक जिले और एक ब्लॉक से लोगों ने आना शुरू किया। उन्होंने दिल्ली में, उन्हें मतलब और कुछ काम नहीं मिला, उनको नल वल ठीक करने का काम मिला। तो एक आया, उसने अपने भाई को बुलाया, भाई ने अपने ससुराल वालों को बुलाया, उसने अपने भतीजे को बुलाया, और उसने अपने उसको बुलाया, और देखते देखते दिल्ली के प्लम्बिंग के काम पे उड़िया लोगों का कब्जा हो गया। ये हम सबने देखा। आप जरा सा ध्यान कीजिए, आप कितने प्लम्बर को जानते हैं और उनमें से कितने उड़िया हैं? ये है कम्युनिटी बेस्ड बिजनेस एंटरप्राइज। मैंने जानबूझ के एक बड़ा साधारण चीज दी, मैं मारवाड़ियों का उदाहरण आराम से ले सकता था, लेकिन बिल्कुल एक बहुत साधारण बात मैं बता रहा हूं। समाज